वेलकम बैक स्टूडेंट। अब अपन बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके, मैंने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आता ही आता है आईटीसी के चैप्टर से। तो आईटीसी में बेसिकली मैंने कहा कि ज़्यादा कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट दिया और एक अच्छा अमेंडमेंट दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपन आईटीसी में देखते थे कि जो भी आपके जीएसटीआर 1 के अंदर जितने भी इनवॉइस अपलोडेड हुए हैं उनका हम आईटीसी 100% बुक कर लेते थे। इसके साथ साथ आपके वो कहता था 5% ऑफ एडिशनली और इनपुट क्लेम कर सकते हो, यानी जितना जीएसटीआर 2B में आ रहा है, जीएसटीआर 2B में जितना इनपुट आ रहा है उसका 105% तक आप आईटीसी बुक कर सकते थे। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। पहले 20% तक था एडिशनली, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ। अब गवर्नमेंट को समझदारी अच्छे से आ गई, तो गवर्नमेंट ने कहा आप आईटीसी केवल उतना ही बुक करना है जितना जीएसटीआर 2B में आपके इनपुट आ रहा है, यानी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है जो जीएसटीआर 2B में जितना इनपुट आपके दिखाई देता है उतना ही ले लेना है, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और सही भी है, बहुत खिचड़ी हो गई थी और बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी क्रिएट हो रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, अब 105% लेने की जरूरत नहीं, जितना 2B में आ रहा है ना जीएसटीआर 2B जो आपके बनती है, इधर जीएसटीआर 1 फाइल करोगे आप, इधर आप जीएसटीआर 1 अपलोड करेगा कौन? सप्लायर। दो डेट होती है 11 और 13 को, और उसके बाद जैसे मैंने कहा अपने आप क्या बन जाती है जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेट आती है और ये रीड ऑनली फाइल हो जाती है 14th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ को आपको बन जाती है। तो रात को 13 तारीख के 11.59 तक तो ये अपलोड करेगा इनवॉइस, और उसके बाद 2B बन जाती है। तो जितना भी 2B के अंदर इनपुट आ गया उसका आप आईटीसी ले सकते हो, आप उसका आईटीसी ले सकते हो। ये चीज हमारे इस केस में बताता है, तो हम उसका आईटीसी ले सकते हैं, उस चीज को इसने बता दिया। तो ये क्लैरिफाई किया गया है यहां पर। आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय रिसिपिएंट only if the supplier have uploaded the relevant invoice debit note in their GSTR 1 या invoice furnishing facility। ये मैंने आपको नया कंसेप्ट बताया था, invoice furnishing facility एक कंसेप्ट लाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपके बता रहा है। तो invoice furnishing facility जितना भी आपने अपलोड किया है उसके साथ such detail has been communicated to the recipient in GSTR 2B, और वो कम्युनिकेट किस में हो जाएगी? GSTR 2B में, यानी विद इफेक्ट 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी से आ गया था चेंजिंग। ए न्यू क्लॉज AA जो सेक्शन 16 के अंदर आईटीसी बुक करने की बात करता है, 16(2) फाइनेंस एक्ट 2021 टू स्टिपुलेट ए न्यू कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी टू प्रोवाइड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ is available to a registered person only if the detail of the invoice debit note in respect of said supply has been furnished by the supplier in a statement of outward supply, GSTR 1, and such detail have been communicated to the recipient of such invoice debit note in the manner specified in the section 37। सेक्शन 37 में कौन सी जाती है सर? सेक्शन 37 में जाती है जीएसटीआर 1, और 3 भी जाती है सेक्शन 39 में, जीएसटीआर 3 भी जाती है सेक्शन 39 में। वो चीज आपके इसमें बताता है। तो ये हमारे इसमें उन्होंने अमेंडमेंट दिया, ज्यादा कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन अच्छा अमेंडमेंट है। इसके बाद अपन आते हैं रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। इसमें भी थोड़े बहुत आपके अमेंडमेंट दिए गए, ज्यादा कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, इसका भी ज्यादा आपके कोई खास अमेंडमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन में भी। रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था अभी गवर्नमेंट आधार ऑथेंटिकेशन को वेटेज दे रही है। किसको वेटेज दे रही है? आधार ऑथेंटिकेशन को वेटेज दे रही है। तो वो आधार ऑथेंटिकेशन का वेटेज को इसमें दिया गया है, आधार ऑथेंटिकेशन का वेट को इसमें दिया गया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। तो किस तरह से कराना होगा? तो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी किसके लिए? न्यू के तो लिए है, और जो पहले से चल रहा है एक्सेप्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उनको भी अपने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया, उनको भी अपने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी
shall undergo authentication of आधार नंबर, ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। जैसे अपन बात करते हैं कोई भी प्रॉपराइटर है, इन द केस ऑफ द प्रॉपराइटरशिप फॉर्म है, कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर है, कोई कर्ता है एचयूएफ के अंदर है अपन बात कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई कंपनी के अंदर अपन बात करें, या होल टाइम डायरेक्टर है, एनी अदर मेंबर या मैनेजिंग कमिटी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी, ट्रस्टी इन ए बोर्ड ट्रस्ट इन केस ऑफ ट्रस्ट, एंड द ऑथराइज सिग्नेटरी, एंड ऑथराइज सिग्नेटरी ये हमारे इस केस में बताता है, एंड ऑथराइज सिग्नेटरी ये हमारे इस केस के अंदर आपके बताता है। तो इन सभी चीजों को आपको माइंड में रखते हुए उन्होंने कहा गया कि इन सभी को आपको आधार से वेरीफाइड कराना होगा, चाहे से वो पहले से है, चाहे से पहले से रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए भी अब मैंडेटरी कर दिया। न्यू के लिए तो मैंडेटरी है ही है, और जो पहले से चल रहे हैं जिनके पास जीएसटी नंबर पहले से है उनको भी अपने आधार ऑथेंटिकेशन कराने की बात करता है। प्रॉपराइटर है तो प्रॉपराइटरशिप फॉर्म के अंदर प्रॉपराइटर का हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर का हो गया, एचयूएफ है तो कर्ता का हो गया, यहाँ पर कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर हो गया, कोई भी आपके यहाँ पर एओपी बीओआई है तो सोसाइटी वगैरह है तो मेंबर हो गया, और बोर्ड ट्रस्टी इन बोर्ड ट्रस्टी का इस केस में बता रहा है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी का आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। देखिए यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराओगे तो इसमें लोचा दे दिया कि यदि आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, यदि आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है तो भैया दिक्कत क्या आएगी कि आपका यदि रिवोकेशन हो गया है, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, तो आपको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होती है, आपको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होती है, वो आप नहीं दे पाओगे। आपके जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन है ना वो आप नहीं लगा पाओगे। ऑर्डर टू बी एलिजिबल ऑफ फॉलोइंग पर्पस, तो एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन यानी जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन केस में लगानी थी वो नहीं लगा पाओगे। फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन नहीं लगा पाओगे। RFD 01 मैंने पढ़ाया था, RFD 01 नहीं लगा पाएंगे, RFD 01 नहीं लगा पाएंगे। और रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्ट आउट इंडिया, एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, उस केस में हम नहीं लगा पाएंगे। तो ये हमारे इस केस के अंदर बताता है कि हम वहां पर ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता दी। इसके बाद आता है इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइन, किसी के पास पहले से आधार नंबर है ही नहीं भैया, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आप आधार नंबर की एप्लीकेशन लगाओ और उसकी एप्लीकेशन नंबर लगा दो। एनरोलमेंट आईडी बोलते हैं उसको, जो रिसिप्ट मिलती है ना आधार नंबर के लिए अपन एप्लीकेशन देते हैं, उसको बोल रहे हैं एनरोलमेंट आईडी। क्या बोलते हैं जी? एनरोलमेंट आईडी। तो उसकी स्लिप लगा दो, एनरोलमेंट आईडी लगा दो, या फिर उसका बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक की फोटोग्राफ विथ फोटोग्राफ लगा दो। वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इशू बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इशू बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। हाउ वंस द आधार नंबर इज अलॉटेड टू सच पर्सन shall undergo the authorization of Aadhaar number within a period of 30 days of the automatic Aadhaar number। तो ये इस केस में कहता है जैसे ही आपके पास आधार नंबर अलॉट होगा उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको उसको क्या कर देना, अपडेट कर देना चाहिए। वंस आधार नंबर इज अलॉटेड टू सच पर्सन ही शैल बी अंडरगो द ऑथराइजेशन ऑफ आधार नंबर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द आधार नंबर, और आपको 30 दिनों के अंदर वो आधार नंबर को अपडेट करना होगा। ये हमारे इस केस में बताता है। अब इसके बाद आता है यहां पर देखो, इन चीजों के लिए मैंने कहा जो हायर थ्रेशोल्ड लिमिट है वो नहीं मिलेगी। ये अभी मैंने आपको बताया था, इनके लिए आपको हायर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलती है, यानी 10 लाख या 20 लाख, जैसे अपन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख की लिमिट या फिर 10 लाख। 10 लाख कहाँ वर्किंग करेगी? मैंने कहा 4 स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन 4 स्टेट में 10 लाख है। तो सेम इसी तरह से 20 लाख की लिमिट और 10 लाख की लिमिट में यहां पर वर्क करेगी। एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर 80। तो ये हमारे इस केस में कहता है कि हायर थ्रेशोल्ड लिमिट जो गुड्स के केस में 40 लाख की है, एनहेंस द थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल टू पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट एप्लीकेबल सप्लाई ऑफ फ्लाइंग आस्क, ब्रिक्स,
ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, फॉसिल मिल्स, अर्थ एंड रूफिंग टाइल्स। यानी आपके जो पहले थे, जैसे मैंने बात करते हैं आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को आपको हार्ड थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलती थी। अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, तंबाकू एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ तंबाकू सब्स्टिट्यूट। इस तरह से अब उन्होंने यहां पर नए गुड्स और इंक्लूड कर दिए, जैसे फ्लाइंग आस्क ब्रिक्स, फ्लाइंग आस्क एग्रीगेट विथ 90 और मोर फ्लाइंग आस्क कंटेन फ्लाइंग ब्लॉक्स, ब्रिक्स, फॉसिल मिल्स, सिमिलर फ्लाइंग अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थ एंड फॉसिल टाइल्स। जो रूफिंग छतों पे लगने वाली टाइल है, अर्थन टाइल जो जमीन में लगने वाली टाइल है, उनको भी इसमें कवर करते हुए बताया गया कि इनको हायर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगी। आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना देखना है आपको, 20 lakhs, और इन केस ऑफ आपको देखना है 10 lakhs। कहां पर, MMNT, ये इसमें आपके बताता है। हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, काफी डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं, और ऐसे कोई इसमें है नहीं। अब आते हैं यहां पर आगे। देखो, जब भी आपको रिवोकेशन करना होता था तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, सू मोटो प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। किसने किया, प्रॉपर ऑफिसर ने किया। कैसे किया, सू मोटो किया कि आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी लास्ट 6 मंथ की, या फिर आप जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां बिजनेस नहीं कर रहे, या आपने रजिस्ट्रेशन नंबर तो वॉलंटरी ले लिया लेकिन 6 मंथ तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कोई रिटर्न फाइल नहीं की, तो प्रॉपर ऑफिसर अपने सू मोटो अपने खुद के दिमाग से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते थे। मैंने कहा विद इन द 30 डेज में प्रॉपर ऑफिसर के उसके एक्सटेंशन मिलती है 30 डेज, जिसके अंदर कौन लगाएगा, ACDC। फिर उसके बाद कमिश्नर साहब को आप एप्लीकेशन लगाकर आप इसमें क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन को करवा सकते थे। लेकिन अब इसकी एप्लीकेबिलिटी को बताता है, तो एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट, उसकी टाइम लिमिट को एक्सटेंड कराने के लिए बताता है। फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन परमिटिंग बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम। तो पहले जैसे मैंने कहा बाय एडिशनल कमिश्नर, पहले तो किसको लगाएंगे आप, टाइम लिमिट 30 डेज के अंदर, तो आप अपने प्रॉपर ऑफिसर को लगाओगे। तो 1 जनवरी 2021 प्रोविजन टू सेक्शन 30 permitting an extension of time limit for filing of application revocation of cancellation of registration by a registered person is stipulated that the time period prescribed for filing of the application revocation of cancellation of registration 30 days of service of the order of cancellation of registration, 30 दिनों के अंदर 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration may sufficient cause being shown and reason to be recorded। और रीजन क्या होना चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वहां पर झगड़ा हो गया प्रॉपर ऑफिसर का पड़ोसी से कि ले तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता हूं, और उसने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन टू बी रिकॉर्डेड, उसके रीजन उसके पास रिकॉर्ड होने चाहिए, तो ही वो उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ऐसा नहीं कि ठीक है झगड़ा हो गया कल से तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल, तो वो रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद अगले 30 डेज एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर एज केस में भी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज आपके कर सकता है, लेकिन कमिश्नर फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, ये इसमें बताता है। नाउ अब इसमें थोड़ा चेंजेस किया। इन द व्यू ऑफ द अबव अमेंडमेंट हैज बीन सिंपल, अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं तो डियर इसमें आपको बता रहा है इन व्यू ऑफ द अबव अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट दिया, हैज बीन सब्स्टिट्यूटेबल अमेंडमेंट टू गिवन इफेक्ट अफोर्स अमेंडमेंट। इसमें क्या दिया, ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन मोशन। किसने, प्रॉपर ऑफिसर ने ऑन मोशन अपने हिसाब से, बे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10B, submit an application or revocation of cancellation of registration in prescribed form, such proper officer with a period of 30 days from the date of the service of the order cancellation of registration within such time period as extended by the additional commissioner, joint commissioner का extend कर दिया, within the time period as extended by
additional commissioner and joint commissioner or commissioner as case may be exercise the power provided under the proviso of the section 10(1) और वो इस केस के अंदर पावर आपके दे दी गई है। तो ये आपके टाइम एक्सटेंड करने की पावर इस केस में देने के लिए बता रहा है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, आपके पूछ सकता है, जैसे मैंने कहा कि रिवोकेशन के पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसके साथ आपके बता रहा था, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड आता है, टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। आपने देखा होगा यहां पर आपके ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट का भी कंसेप्ट, ई इनवॉइसिंग। तो ई इनवॉइसिंग का क्राइटेरिया पूरा का पूरा आपके चेंजेस होता जा रहा है। ई इनवॉइसिंग का क्राइटेरिया चेंज होता जा रहा है। मैंने आपको 50 करोड़ पे बताया था ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी, 50 करोड़ पे। नाउ अब ये लिमिट रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई? 20 करोड़। कितनी हो गई है? 20 करोड़। ई इनवॉइसेस मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विथ एग्रीगेट टर्नओवर। कब से देखना है ये एग्रीगेट टर्नओवर? मैंने आपको बताया था इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड ऑनवर्ड। 20 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़ से ज्यादा है। 17-18 ऑनवर्ड ग्रेटर देन 20 करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा है। With effect from 1st of April 2022, in such limit has been further reduced to 20 करोड़। यानी 50 करोड़ से घटा के 20 करोड़ दिया, आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। आई थिंक मैं आपको काफी अच्छे से पहले ही पढ़ा चुका हूं, बस लिमिट रिड्यूस करनी है। पहले 50 करोड़ थी, उसको रिड्यूस करके अब 20 करोड़ कर दिया गया है। तो 1 अप्रैल 2022 से ये आपकी लिमिट रिड्यूस हो गई है 20 करोड़, 20 करोड़ आपके हो गई है। ये चीज हमारे इसमें बता रहा है। ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल, जैसा अपन बात करते हैं कि ई इनवॉइस किसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। देखो मैंने आपको बताया था कि ई इनवॉइसेस इनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पशन दो को दी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। किसको दिया गया एग्जाम्पशन? सिर्फ अब आपको किसको रह गई है एग्जाम्पशन? रह गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। बाकी को सबको अब एग्जाम्पशन नहीं है एक तरह से। तो सीन अबाउ ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड business within a aggregate turnover in a preceding financial year 17 and 18 onward greater than 20 करोड़, यानी 20 करोड़ से ज्यादा है, सभी को जरूरत है। पहली एग्जम्पशन किसको थी? एंटायर आर एग्जम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। लेकिन ये पहले किसके थी? जैसे सेज के लिए थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स के लिए, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इंक्लूडिंग एनबीएफसी के लिए थी। जीटीए सप्लाई सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विस, कैरेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए भी थी। पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफिक फिल्म, सिनेमा ऑटोग्राफिक फिल्म के लिए थी। सैड नोटिफिकेशन हैज बीन अमेंडेड, किसको अमेंड कर दिया? अब ये सिर्फ किसको रह गई एग्जम्पशन? रह गई गवर्नमेंट को, ओनली फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, बस उनको एग्जम्पशन दी गई है। अब केवल इन्हीं को एग्जम्पशन दी गई है, उसके अलावा सभी को ई इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड है। सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी को ही एग्जम्पशन है। या मैंने आपको ऊपर ही लिखवा दिया। तो इतना पढ़ने का क्रक्स से निकलेगा, आप यहीं पढ़ लीजिएगा। एग्जम्पशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और
लोकल अथॉरिटी, ई इनवॉइसिंग। तो 20 करोड़ और मोर आपके सभी को चाहिए। उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड। आपको मैंने बताया था डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड में तो जैसे आपके डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड को अपन यूज करेंगे तो झट से पेमेंट हो जाता है, झट से पेमेंट हो जाता है। यूपीआई, भीम वगैरह ये सब अपन ऐप को यूज करते हैं तो वो पेमेंट किसके अंदर करते हैं? डॉलर्स के अंदर, सॉरी रुपीज के अंदर। लेकिन जो बाहर का कोई पर्सन पेमेंट कराए तो क्या उस पर एप्लीकेबिलिटी आएगी? उस पर एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड की बात करता है कि आपके इनवॉइस के अंदर क्या होगा, सप्लायर का बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जीएसटी नंबर, सप्लायर का डिटेल, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी के टैक्सेस वगैरह सब इसकी बात करता है। तो डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड ऑनलाइन ऑन invoice issued by a person having a UIN. Dynamic QR code required to be provided an invoice issue a person having UIN. तो B2B invoice है issued by the registered person whose the aggregate turnover in the preceding financial year 17 and 18 onward exceeding 500 करोड़। ये पहले भी 500 करोड़ था, अब भी 500 करोड़ है। Mandatory required to have a dynamic QR code from December 1st 2020, ये इसने कहा गया। In this regard the circular issue हुआ this one 21st June 2021 has clarified that any person, यहां से चेंज जाए, who has obtained a unique identification number, जिसने UI नंबर लिया है, उसने वॉलंटरी लिया है तो उसको कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं थी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के लिए, उसने वॉलंटरी लिया है, इज नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन। वो उसको क्या नहीं मानते अपन, एक तरह से नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन मानते। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड अंडर सेक्शन 294, देयरफॉर एनी इनवॉइस इशू सच पर्सन हैविंग UIN शैल बी कंसिडर एज इनवॉइस इशू फॉर ए B2C सप्लाई। और उसको किसमें कंसिडर करना है? B2C सप्लाई करना है, क्योंकि UIN नंबर जिसने लिया है वो वॉलंटरी लिया था, एक तरह से वॉलंटरी के साथ पढ़ाया था मैंने। शैल बी रिक्वायर्ड टू कंपनी विथ रिक्वायरमेंट ऑफ द डायनेमिक QR कोड के साथ उसकी रिक्वायरमेंट बताता है, यानी डायनेमिक QR कोड के साथ उसकी रिक्वायरमेंट को बता देता है। तो वो डायनेमिक QR कोड के साथ रहेगा यदि UIN होल्डर है, उसको आप सप्लाई कर रहे हो तो B2C का ही मानना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन की ही सप्लाई में मानना। हालांकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन B2C सप्लाई के साथ उसको कंसीडर करने के लिए बताता है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर में आपके मैंने कहा मेनली ई-वे बिल में ही चेंजेस रहा है। किसमें रहा है? आपका ई-वे बिल चेंजेस जो रहा वो ई-वे बिल के साथ बताता है। ई-वे बिल के अंदर आपको मैंने बताया था कि जब अपन सप्लाई करते हैं तो सप्लाई के टाइम पे यहां मैंने कहा कि बोगस इनवॉइस को रोकने के लिए यहां पर आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट लाएगी। कि पहले क्या होता था कि सामने वाले को इनपुट चाहिए था तो कहता है भाई ये ले इनवॉइस, और कहते हैं इनपुट बुक कर लेना। साथ में कोई इनकम टैक्स का खर्चा क्लेम करना होता था, इनवॉइस के अगेंस्ट खर्चा क्लेम कर लेता, लेकिन गुड्स तो आता नहीं था, जाता नहीं था। तो उसको रोकने के लिए ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट हमारे इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन वहां पर कुछ केस ऐसे थे जिसके अंदर आप ई-वे बिल जनरेट करने में आपको गवर्नमेंट रोक लगा देती थी, रेस्ट्रिक्शन दे देती थी कि आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपके ई-वे बिल कंसाइनर और कंसाइन दोनों का ब्लॉक हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि आपका ई-वे बिल कमिश्नर साहब बंद कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं तो रोक सकते हैं, लेकिन इनवार्ड सप्लाई जो वो इनवार्ड सप्लाई ले रहा है उसका ई-वे बिल नहीं ब्लॉक होगा। केवल वो आउटवर्ड सप्लाई का ई-वे बिल को रोक सकता है, आउटवर्ड सप्लाई का ई-वे बिल रोक सकता है, लेकिन इनवार्ड सप्लाई का ई-वे बिल को नहीं रोक सकता है। वो ये चीज इस केस में बताता है, केवल आउटवर्ड सप्लाई को ही रोक सकता है, इनवार्ड सप्लाई को वो नहीं रोकेगा। ये चीज इस केस में आपके बताता है। तो ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड only in respect of the outward movement of goods by the defaulting registered person, by a defaulting registered person. Rule 138 contain the provision parting the blocking of e-way bill. यह मैं आपको काफी डिटेल से पढ़ा चुका हूं। जनरेशन फैसिलिटी इसका टू डिसेबल हो जाती थी, डिसेबल हो जाती थी।
आप अपना गुड्स मंगा भी रहे थे तो भी आप नहीं मंगा सकते थे क्योंकि आपका ई वे बिल जनरेट नहीं करने देता था। अब ये कहता है कि केवल आपकी आउटवर्ड सप्लाई को ही रोकेगा। इनवर्ड सप्लाई है वो तो कंटिन्यू रहेगी, इनवर्ड सप्लाई में कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा, वहां तो इनवर्ड सप्लाई तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाई को यहां पर रोक लगाने के लिए कहा है। सैड रूल हैज बीन अमेंडेड रिलैक्सेशन सच रेस्ट्रिक्शन hence blocking the GST in e-way bill generation facility is only in respect of outward movement of goods, only outward movement of goods for registered person who is ineligible for e-way bill generation as per the rule 138. Rule 138. E-way bill can be generated in respect of inward सप्लाई रिसीव बाय द सेड रजिस्टर्ड पर्सन। तो वो इस चीज के अंदर आपके बताता है केवल इनवर्ड सप्लाई का तो कंटिन्यू रहेगा, केवल आउटवर्ड सप्लाई जैसे अपन करते हैं आपके मैं बता दूं, एक तो होती है आउटवर्ड सप्लाई, तो वो तो ब्लॉक हो जाए कर देगा वो, लेकिन जो अपन परचेज करके लेके आ रहे हैं इनवर्ड सप्लाई है वो कंटिन्यू रहेगी। आउटवर्ड सप्लाई ब्लॉक होगी, इनवर्ड सप्लाई कभी भी ब्लॉक नहीं होगी, ध्यान रखना, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई ब्लॉक होगी, इनवर्ड सप्लाई आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो ये चीज इन्होंने इसमें दी गई। तो एग्जांपल से अपन समझे, एग्जांपल से आप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन, बैकग्राउंड कलर ले लेता हूं उससे सही रहेगा आपका। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द रेगुलर paying tax under regular scheme in Delhi has not filed GSTR1 last 2 months। अब 2 महीने से GSTR1 फाइल नहीं किया, आउटवर्ड सप्लाई अपलोड नहीं कर रहा, ब्लॉक कर देगा कमिश्नर। मिस्टर बी हरियाणा ए रेगुलर रिटर्न फाइलर वांट टू जनरेट ई-वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए। वो मिस्टर ए को गुड्स सप्लाई कर रहा है तो वो क्या इसके लिए ई-वे बिल जनरेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कैन, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई हो गई उसके लिए, वो आउटवर्ड सप्लाई का ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। तो मिस्टर एज पर अर्लियर पोजीशन ऑफ लॉ मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ई-वे बिल विद इन ए GST। In term of the amendment position of law, there will be no more restrictions in the generation of e-way bill. Mr. B, who is making outward movement of goods, is regular return filer. Mr. A want to generate e-way bill in respect of the outward supply of goods to Mr. H. E-way bill generation is blocked in this case as it is an outward movement of goods of Mr. A who has not GSTR1 for the past 2 months। वो आउटवर्ड सप्लाई उसकी ब्लॉक हो जाएगी, इनवर्ड सप्लाई जो खरीद के लेके आ रहा है उस पर उसको ब्लॉक नहीं होगा। तो मिस्टर यहाँ पर ए है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसकी आउटवर्ड सप्लाई ब्लॉक होगी, जो इनवर्ड सप्लाई मिस्टर बी से ले रहा है वो ब्लॉक नहीं रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये अच्छा प्रोविजन उन्होंने इसमें दिया गया है। तो इनवर्ड सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, आउटवर्ड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। बोलिए कोई डाउट है क्या? आज कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आते हैं आपके पेमेंट ऑफ टैक्सेस। थोड़ा सा पेमेंट ऑफ टैक्सेस में भी अच्छा चेंजेस दिया है। इसके अंदर वो कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसको यूज करने पे आपके रजिस्ट्रेशन लगा सकता है, यहां पर रोक लगा सकता है। कमिश्नर साहब के पास पावर दे दी कि यदि उन्हें लगता है कि यहां पर कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसके ऊपर लॉक लगा सकते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो क्रेडिट पड़ी हुई है, जो क्रेडिट पड़ी है, आईटीसी पड़ी हुई है, आपने गलत फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर ली है, या आपने ऐसे पर्सन से क्रेडिट ले ली जो कि बिजनेस ही नहीं कर रहा, बिजनेस ही उसका बंद हो रखा है, तो कमिश्नर साहब को पता चलेगा तो वो आपके ई-वे बिल, वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के यूज पर रोक लगा सकता है। यूज पर रोक लगा सकता है, ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बता रहा है। तो आपके यहां पर उसके यूजेज पे रोक लगाने के लिए बताता है। तो अपन देखो बात करते कैसे है ये चैप्टर में। यहां पर कह रहा है रूल 86A पावर देता है, रूल 86A पावर दे रहा है किसको? सर्टेन स्पेसिफिक कम चांसेस कमिश्नर और
an officer authorized by him not below the rank of the assistant commissioner on the base of reasonable belief, उसके पास रीजनेबल बिलीव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी था उससे झगड़ा हो गया, उससे कहता ले तेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे रोक लगा तो अब यूज करके बताना, ऐसा नहीं है। मैंने कहा उसके पास रीजन होनी चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, रीजन टू बिलीव दैट आईटीसी अवेल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडेंटली, गलत तरीके से ले रखी है, अवेल इन इनएलिजिबल मे नॉट अलाउ डेबिट ऑफ द अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। CBIC has the issue guidelines for the disallowing the debit of the amount of electronic credit ledger under Rule 86A. Reason for the belief must be based on one or more following ground. ये इस केस में आपके बताता है। The credit is available by the registered person. ये रीजन है। रीजन अपन बात करें यहां से देखें, द क्रेडिट इज अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट। अपन किसके बुक करते हैं आईटीसी, इनवॉइस या डेबिट नोट। इशू बाय द सप्लायर हु इज फाउंड टू बी नॉन एक्सिस्टेंस, ये ऐसा पाया जा रहा है वो है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, ऐसा सप्लायर है जो अस्तित्व में नहीं है। फाउंड टू बी नॉन एक्सिस्टेंस इज फाउंड नॉट टू कंडक्ट एनी बिजनेस, और वो बिजनेस ही नहीं कर रहा, नॉट टू बी कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर इन द रजिस्ट्रेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन में उसका प्लेस है वो डिक्लेयर कर रखा है, उस पर है ही नहीं वो। या फिर अपन बात करें, क्रेडिट इज अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट विदाउट एक्चुअली रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विस और बोथ। बिना गुड्स और सर्विस रिसीव करे आप आईटी से ले सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, वो कहता है कि ले ही नहीं सकते बिना। आप इस केस में यहां पर गुड्स और सर्विस मैंने कहा रिसीव होता है ना, तभी आप आईटी से ले सकते हो, आपके कंडीशन थी। तो एक्चुअली रिसीव होना चाहिए, एक्चुअली रिसीविंग इन द बिजनेस। क्रेडिट इज अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस या डेबिट नोट, टैक्स इन रेस्पेक्ट विच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स इन रेस्पेक्ट विच हैज नॉट बीन पेड द गवर्नमेंट। रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट is found to be non-existence or found not be conduct any business from place declared in the registration. Credit is available by the registered person without having any invoice or debit note, any other valid document, in any other valid document for it. ये हमारे इस केस में बताता है, without declaring valid document, उसके साथ आपके बता रहा है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे केस में आप यदि फर्जी बिल थे आप आईटी से लेना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं ले पाओगे, ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है। रोक किस तरह से लगेगी, तो ये भी आपके अच्छा पॉइंट दे रखा है। देखो अपन ये बात करते हैं कि कौन कितनी पावर रखता है। प्रॉपर अथॉरिटी फॉर पर्पज ऑफ रूल 86A, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर इज द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइजिंग पावर under Rule 86A. The commissioner or principal commissioner may authorize any officer or subordinate to him, not allowing the rank of the assistant commissioner to be proper officer or extending power under Rule 86A based on the following mandatory limit as mentioned below. Total amount of ineligible और फ्रॉडेंटली अवेल आईटीसी, टोटल अमाउंट कितना है, और ऑफिसर टू डिसअलाउड डेबिट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को रोकने पर रूल 86A डिसअलाउड करने की बात करता है। तो नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। डिप्टी कमिश्नर यानी एसी डीसी above 1 crore but not exceeding 5 crore, additional commissioner or joint commissioner, और above 5 crore प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। ये इस चीज में आपके बताता है, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, ये चीज इस केस में आपके अच्छे से बताता है। द एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रिंसिपल
एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ये कौन से लोग हो गए? वो वाले जो रेड सर्च में काम करते हैं ना, सर्च वाले केस। एडिशनल जर्नल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल, DGGI कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द पावर एक्साइज टू द कमिश्नर अंडर रूल 86, उनको भी पावर दी गई। द मॉनिटरी लिमिट फॉर द ऑथराइजिंग फॉर एक्सरसाइज द पावर अंडर रूल 86 to the officer of the rank of the assistant director above of DGGI by the additional director general, principal director general may be same mentioned in the equivalent rank of in the above table। तो equivalent rank उसमें above rank के पर्सन को दी गई है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, रिटर्न चैप्टर में आते हैं। रिटर्न चैप्टर में रिटर्न चैप्टर्स के अंदर आते हैं। तो रिटर्न चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे GSTR 1 और GSTR 3B आप टाइम से फाइल नहीं करते तो आपके लेट फी लगती है, तो मैंने आपको वहां पर लेट फी बताई थी। तो इसमें भी यहाँ पर कुछ स्टेचुरी अपडेट दे दिए गए हैं इंस्टीट्यूट ने। तो ये स्टेचुरी अपडेट के साथ अपन बात करते हैं रिटर्न्स। तो डियर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रिटर्न्स वाले चैप्टर में भी यहाँ पर आपको बताया गया कि रिटर्न्स आप जो फाइल करें तो उसके भी कुछ स्टेचुरी अपडेट दिए गए हैं। तो मैक्सिमम लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 डिले फाइलिंग फॉर्म GSTR 1, GSTR 3B एंड GSTR 4 कि GSTR 1, GSTR 3B जो कि आपके टैक्स और GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम डीलर के लिए आपके बताता है, GSTR 4 आपको फाइल करनी होती है। तो उसके डिले फाइल करने पे लेट फी किस तरह से होगी उसको यहां पर बताता है कि लेट फी का अमाउंट क्या होगा। तो सेक्शन 47 स्टिपुलेट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लेट फी फॉर डिले फाइलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग बाय देयर रेस्पेक्टिव ड्यू डेट। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो GSTR 1 होती है ना वो रिटर्न नहीं होती है, स्टेटमेंट होता है। आपको मैंने बार बार बता रखा है, स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। रिटर्न जो कि GSTR 3B इंक्लूडिंग रिटर्न अंडर QRMP स्कीम भी होती है, रिटर्न सेक्शन 39 में जा रही है, वो GSTR 3B होती है, वो GSTR 3B होती है। फाइनल रिटर्न GSTR 10, an equal amount of late fee is payable by the such person under the respective SGST UTGST, और equal amount SGST UTGST भी रहेगा। लेट फी कैन बी वेव ऑफ, लेट फी वेव कौन कर सकता है? पार्शली या फुल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कि लेट फी कैन बी वे ऑफ फुल्ली और पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस द इंसेप्शन ऑफ GST लॉ लेट फी इज बीइंग regularly way off by the central government either partially or fully, either partially or fully आपके way off करने के लिए बताता है। ये हमारे इस केस में बता रहा है। अब लेट फी किस तरह से होगी? जैसे मैंने कहा कि आपकी GSTR 1 या GSTR 4 जो भी आप फाइल कर रहे हो या जो भी है नील की है, किसकी है? नील की है। GSTR 1 GSTR 3B नील की है। तो रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाई, तो लेट फी का अमाउंट रहेगा 500, 250 CGST, 250 SGST इक्वल। लेकिन नील के अलावा है, अदर देन नील है, तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन दोज कवर्ड इन अब, तो एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो 2000, जैसे 1000 CGST, 1000 SGST, 5 करोड़ और एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ है, तो ऐसे केस से 5000 या 2500 ईच यूनिट CGST और SGST आपके रहेगी। ये कब है? जो नील के अलावा है, तो 0 से 1.5 करोड़, यानी आपके अप टू 1.5 करोड़ हो गया एग्रीगेट टर्नओवर 80। फिर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ हो गया, इसमें आ गया 5000, 2500 CGST, 2500 SGST, और फिर वो जो भी सेक्शन 47 में दी गई है जो अपन ने पढ़ा है 100 रुपीज पर डे और 5000, वो आपके इसमें रहेगी।
अब इसी तरह से अपन बात करें कि यदि कोई भी पर्सन है जो कि यहां पर कंपोजिशन स्कीम में है तो जीएसटीआर 4 फाइल करेगा कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 फाइनेंशियल 21-22 ऑनवर्ड। तो रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन है वो हु फेल टू फंड इस जीएसटीआर 4 बाय ड्यू डेट शैल बी एज फॉलो। तो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन या क्वांटम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, देखो मैंने कहा यदि नील की है तो नील की तो वहां हो चाहे यहां हो, लेट फी सेम है 500 रुपए, 250 सीजीएसटी 250 एसजीएसटी। लेकिन नील के अलावा है तो रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन दोज कवर्ड इन अबव, तो 2000 जिसमें 1000 सीजीएसटी 1000 एसजीएसटी इस केस में आपके रहता है। 2000 है 1000 सीजीएसटी और 1000 एसजीएसटी इस केस में बताता है वेयर। तो वही है, देखो कंपोजिशन स्कीम कहां तक मिलती है सर 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ की ही लेट फी है, 1.5 करोड़ की ही लेट फी है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम मिलती कहां तक है अप टू 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ की ही लेट फी है। याद करना आपके लिए आसान है। तो ये चीज हमारे इस केस में बताता है। अब बात लेते हैं थोड़ा सा आगे। आपने देखा होगा जीएसटी के अंदर, आपने देखा होगा कि जीएसटी ऑडिट को हटा दिया गया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा अब जीएसटी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सीए से या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोस्ट अकाउंटेंट से वेरीफाई कराने की रिक्वायरमेंट से बाहर कर दिया गया। तो यही चीज इसमें आपके बता रहा है। तो अपन बात करते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सबमिटिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिट बाय द स्पेसिफाइड प्रोफेशन डन अवे विथ सेक्शन 44 with effect from 1st August 2021. Section 44 has been substituted by the Finance Act 2021 so as remove the mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by the specified professional and to be provided of filing the annual return of self certification basis. उनका self certification basis पे फाइल कर दो। It further provide for the commissioner to exempt a class of taxpayer from the requirement of filing of annual return. Substitute section 44 read with the follow. तो यार मैं सीधा सिंपल सी बात कर दूं, देखो मैं सीधा सिंपल सी बात बता दूं कि पहले क्या होता था कि जीएसटी की रिटर्न की जीएसटी में आपके रिटर्न में ऑडिट वगैरह की रिक्वायरमेंट थी सीए या कोस्ट अकाउंटेंट से। बाद में सीए तो क्या करते थे एडजस्टमेंट करके पूरा का पूरा इनकम टैक्स वगैरह से मैच करा देते थे, क्योंकि सीए को हर चीज़ का नॉलेज होती है और सीए के पास तो वो अच्छी नॉलेज होती थी, वो इनकम टैक्स की डिस्क्रिप्शन ही और जीएसटी के अंदर उनको प्रॉपर रिकंसाइल करके रिटर्न को अपलोड कराते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो उनके लिए नुकसान है, क्योंकि वहां पर यदि वो सब कुछ मैच करा देंगे तो वो ऑडिट करने आएगा डिपार्टमेंट का आदमी, वो कुछ मिलता ही नहीं है, वो कहते हैं लोग गए कुछ मिला ही नहीं, पार्टी से कुछ नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने कहा ऑडिट को हटाओ, जिससे कि क्या है अब इनकम टैक्स की तो ऑडिट होगी तो वो तो प्रॉपर जाएगी, लेकिन जीएसटी की ऑडिट नहीं होगी तो वहां डाटा मिसमैच बोलेंगे। अब मिसमैच बोलेंगे तो वहां डिपार्टमेंट क्या हमने देखो डाटा पकड़ लिया, ला पेनल्टी ला, फाइन ला, इंटरेस्ट ला, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी ऑडिट हटा दी है और लोगों का देखो हमने आपके हित में जीएसटी ऑडिट लगा दी, हटा दी है कि अब आपको जीएसटी ऑडिट नहीं कराना, आप मजे करो। लेकिन मजे नहीं, वो गवर्नमेंट ने एक अच्छा गेम खेल लिया। अब क्या है कि ऑडिट होगी नहीं तो क्या है कि गलतियां अब डिपार्टमेंट को सीधे सीधे मिल जाएगी। अब देखो ये कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन था, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अदर देन जैसे अपन बात करते हैं आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर था, टीडीएस पे करा था सेक्शन 51 के अंदर टीडीएस, 52 में टीसीएस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन एनआरटीपी, सीटीपी इधर लिख दो, चलो सीटीपी इधर लिख दो, सीटीपी एनआरटीपी shall furnish an annual return may include a self-certificate reconciliation statement. Reconciliation of value of supply declared in the return furnishing for the financial year with audited annual financial statement for every financial year electronically within such time in such form and such manner may be prescribed. लेकिन अभी उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट होती थी, जैसे अपन बात करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट कौन करता था, कंप्यूटर और ऑडिट जर्नल, तो वो अभी भी मेंटेन है, उसमें कोई इशू नहीं है। However, the commissioner may on the recommendation of the counseling by the notification
exempt any class of registered person from filing annual return under this section. देखिए अब अपन बात करते हैं फर्दर नथिंग कंटेंट सेक्शन 44 शैल अप्लाई, यानी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी whose books of accounts subject to audit, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या हो रही है, ऑडिट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल, CAG से ऑडिट होती है, वो अब भी होगी इंडिया। एंड ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स, तो वो आज भी अवेलेबल रहेगी, तो ये डियर, ये मैंने आपको दो मॉड्यूल, आपके मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल 2 जो आपके गिवन है, इन दो में जो स्टेचुटरी अपडेट आया है वो मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यानी आपका मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल 2 दोनों मैंने आपके कंप्लीटली, आपके जितने भी स्टेचुटरी अपडेट उनमें दिए गए हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर मैं आपको मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के अंदर जो स्टेचुटरी अपडेट आया है उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये दोनों मैंने आपके स्टेचुटरी अपडेट को डिस्कस कर लिया, तो इसमें आपको कोई डाउट भी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैंने कहा कि सिंपल से स्टेचुटरी अपडेट है, काफ़ी कुछ को तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, बाकी का मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट आपके स्टेचुटरी अपडेट देता है तो उसको अपन किस में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा जब इंस्टीट्यूट का स्टेचुटरी अपडेट आएगा उसके साथ, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट आपके स्टेचुटरी अपडेट देता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे क्या है कि बाहर के स्टेचुटरी अपडेट वगैरह देखते रहते हैं, तो लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट अपने ही स्टेचुटरी अपडेट को फोकस करता है, तो आपके पास में का इतना टाइमिंग भी नहीं है कि आप पूरे स्टेचुटरी अपडेट को देख सको या पढ़ सको, तो आप जो इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस में देखे हैं कि उन्हीं पे फोकस करो। आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए टाइमिंग बहुत कम होता है, तो आप इतने ज़्यादा अमेंडमेंट आप पढ़ोगे जो कि बाहर दिए हुए हैं, बाहर की बुक्स में दे रखे हैं, वो फोकस मत करो। जितने मैंने कहा सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से है, मैंने सारे के सारे वही स्टेचुटरी अपडेट आपको यहाँ पर कवर किए हैं, तो आप इन्हीं को अच्छे से फोकस करो। टाइम हो तो 2 बार पढ़ो जिससे कि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन बाहर के नहीं पढ़नी। तो आपको ये सारे स्टेचुटरी अपडेट मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के रिगार्डिंग जितने भी आए थे वो मैंने सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। ये अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।